जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम द लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मुल्तान. So dear students, today is our lecture number 4 of linear algebra and I am teaching this course to BS Computer Sciences second semester, and we are going to discuss the following topics: block matrices, determinants, and we shall start a new chapter, namely determinant, and we shall also discuss minors and cofactors. So students, block matrices क्या होते हैं? देखें, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, इसको रीड करें. Using a system of horizontal and vertical dashed lines, we can partition a matrix A into sub-matrices called blocks or cells of A. Clearly, a given matrix may be divided into blocks in different ways. For example, वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हम ये जो डैश्ड लाइंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये डैश्ड लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनकी मदद से क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स की पार्टीशन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, टुकड़ों में कर देते हैं, उसके छोटे छोटे सब मैट्रिसेस बना देते हैं. हम डिफरेंट वेज में बनाते हैं. जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, ब्लॉक्स, और इन ये जो हमारे पास डैश्ड लाइंस ने जो मैट्रिसेस बनाए हुए, ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ये सब मैट्रिसेस हैं. ये सारे इस मेन मैट्रिक्स के सारे क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सब मैट्रिक्स. ठीक है. उसके बाद आप आ जाएं जी नेक्स्ट में कि सपोज करें ए और बी आपके पास कोई ब्लॉक मैट्रिसेस हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, सेम है. तो फिर क्या कहेंगे, तो उनको जो आप जब ऐड करेंगे तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपने सीखी हुई है. अब आप यानी कि जो ब्लॉक्स होंगे उनके कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऐड होंगे. सिमिलरली मल्टीप्लाइंग ईच ब्लॉक ऑफ ए बाय स्केलर के मल्टीप्लाई. अच्छा, अब देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए अब क्या करेंगे, कह रहे हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स ए से, तो वो क्या करता है, उसकी हर एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. ये मैं लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूँ बातें. अब आगे देखें, कह रहा है द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज लेस ऑब्वियस बट स्टिल ट्रू. दैट इज सपोज दैट u is equal to u I k and v is equal to v j k j are block matrices such that the number of columns of each block u I k is equal to the number of rows of block each block v k j. पहले रिकॉल करें कॉन्सेप्ट दोबारा. मैं दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल कब होते हैं, ये मैं याद करें, मैंने आपको बताया था कि ए और बी लेट्स सपोज दो मैट्रिसेस और आप उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं ए बी का, तो दो मैट्रिसेस कब कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब आप क्या करते हैं, लिखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए किसके इक्वल आ जाते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल आ जाते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. यानी कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की तादाद और मैट्रिक्स बी में रोज की तादाद अगर बराबर हो जाती है, तब हम कहते हैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली जब दो ब्लॉक मैट्रिसेस हैं यू और बी, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो ये क्या कह रहा है कि जो यू है उसमें हर ब्लॉक के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो v के जो मैट्रिक्स v सेकंड मैट्रिक्स है उसके हर ब्लॉक के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तब उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखें जी, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिसेस. लेट m बी अ ब्लॉक मैट्रिक्स देन m इज कॉल्ड अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इफ m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द ब्लॉक्स फ्रॉम फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिसेस. तीन कंडीशंस हैं. किसी भी ब्लॉक मैट्रिक्स को आप स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स से आप बोलेंगे अगर वो मैट्रिक्स बताते खुद क्या है, नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होती हैं, यानी कि 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स. और नंबर 2 देखें, द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो उसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो. और नंबर 3 उसके जो डायगोनल ब्लॉक्स हों वो भी क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेस हों. ये तीनों कंडीशंस याद रखनी है आपने. ठीक है. अब यहां पर आप देखें, यहां पर कह रहे हैं ये दो मैट्रिसेस बेटा आपके पास गिवन है, एक है ए एक है बी. अब आप इस मैट्रिक्स ए में देखें, ये पहला ये भी ये फर्स्ट ब्लॉक ये क्या हो गया, स्क्वायर. लेकिन आप अगर गौर करें इसके डायगोनल में जो दूसरा ब्लॉक है, ये डायगोनल ब्लॉक्स हैं, इसमें जो दूसरा ब्लॉक है वो 7 6 है, एक रो है दो कॉलम में, तो 1/2 का मैट्रिक्स है ये, तो फिर हमारे पास स्क्वायर ना हुआ. अगर बी में देखें तो बी में अगर डायगोनल में देखो आप, इसमें 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का ये भी, ये 3 है अकेला, ये 1/1 का, यानी कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रोज और कॉलम एक ही है. और सिमिलरली बाकी तमाम मैट्रिसेस भी क्या बन रहे हैं इसके, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन ए ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा. देखें यहाँ पर यही बता रहा था, ब्लॉक मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बिकॉज द सेकंड एंड थर्ड डायगोनल ब्लॉक्स आर नॉट स्क्वायर.
अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल आपके पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 0 0, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होती है हमारे पास, डायगोनल के अलावा डायगोनल के ऊपर और नीचे बाकी तमाम एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब कि ऐसा ब्लॉक मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के तमाम ब्लॉक्स हों वो क्या हों, वो तो नॉन जीरो हो, लेकिन जो डायगोनल के अलावा बाकी तमाम ब्लॉक्स, डायगोनल के ऊपर यानी अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल बाकी तमाम ब्लॉक्स क्या हों, जीरो मैट्रिसेस हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आगे जी ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, ऊपर वाले नॉन जीरो हो, और लोअर ट्रायंगुलर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हो। तो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर का मतलब, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर का मतलब बेटा ये है कि इफ द ब्लॉक्स बिलो द डायगोनल आर जीरो मैट्रिसेस, कि जो बिलो द डायगोनल ब्लॉक्स है ना वो क्या हो, तमाम जीरो मैट्रिसेस हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक। और अगर हमारे पास इफ द ब्लॉक्स अबव द डायगोनल आर जीरो मैट्रिसेस, और डायगोनल के ऊपर वाले डायगोनल ब्लॉक्स के ऊपर वाले ब्लॉक्स क्या हो, जीरो मैट्रिसेस हो, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें मैट्रिक्स ए को वो क्या कह रही है, अपर ट्रायंगुलर है। देखें ये अपर ट्रायंगुलर क्यों है, क्योंकि इसमें डायगोनल के ब्लॉक्स के नीचे वाले जरा देखें आप, ये जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, जीरो ब्लॉक है। और बी लोअर ट्रायंगुलर है, क्यों, क्योंकि इसमें डायगोनल के ऊपर वाले क्या है, जीरो ब्लॉक्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये लोअर ट्रायंगुलर है। सिमिलरली सी को देखें, सी हमारे पास क्या है, डायगोनल ब्लॉक्स के नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो, इसका मतलब ये क्या हुआ, डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स हुआ, सिंपल। और डी को देखें, कह रहा है डी ना अपर है ना लोअर है, या तो ये ब्लॉक अपर हो कह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कह सकते आप, इसको ना आगे है जी हमारा न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। हॉवर्ड एंटन की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए आप देखें हॉवर्ड एंटन की बुक आप लोगों ने, एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा बाय हॉवर्ड एंटन, ठीक है, उसका 11th एडिशन गालबन है ये, तो ये ले लें आप लोग ना, इसको फॉलो करें आप, बहुत ज़बरदस्त बुक है इसमें, और आपकी आउटलाइन में भी ये रिकमेंडेड है। आप डिटर्मिनेंट के लिए वो कह रहे हैं रिकॉल करें, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, हम याद करें डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, हम डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, जैसे यहाँ पे किए ए इंटू डी, फिर माइनस करते थे दरमियान में, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई बी इंटू सी, ठीक है, जिसको डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको मोड लगा के ए बी सी डी, इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी मैट्रिक्स का वो नंबर आता है, लेते आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का है तो जो आंसर आता है वो नंबर आता है हमारे पास, ऑब्वियसली वो तो नंबर ही आता है। अब देखें वो यहाँ पर कह रहे हैं अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, अगर ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी क्या है, डिटर्मिनेंट होता है, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जीरो के इक्वल ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी कि एज इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो, जीरो आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आगे देखें जरा, देखें यहाँ पर इनवर्स का फॉर्मूला आगे बता रहा है, याद करें ये भी आप पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल पर कि ए इनवर्स, अगर कोई ए आपके पास मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लेना है आपने, तो वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट, या सॉरी इसको इस तरह लिख दें, 1 by determinant of A into adjoint of A, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का तो आपको बता दिया कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, फिर दरमियान में माइनस, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, अगर आपके पास फर्ज किया कोई मैट्रिक्स है ए बी
सी डी। ए को करेंगे अपना ए और डी की पोजीशन को, यानी कि ए और डी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। डी चला जाएगा ए की जगह, ए चला जाएगा डी की जगह, ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें, इधर बी के साथ प्लस है माइनस कर दें, इधर सी के साथ प्लस है माइनस कर दें, तो ये बनेगा माइनस बी माइनस सी। तो ये एडजॉइंट है बेसिकली यहाँ पर ना, इस तरह आप एडजॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, ये तो था एडजॉइंट अगर आप 2x2 का आपके पास ना मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर आपके पास 3x3 का इन्वर्स फाइंड करना आ जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है, और उसके एडजॉइंट के लिए भी हमें कोफैक्टर्स और माइनर्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम समझें कि कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। अच्छा, कोफैक्टर्स और माइनर्स को यूज करके ना आप ये भी कर सकते हैं, 2x2 का एडजॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। वो मैं आपको तरीका इसका समझा देता हूँ। कह रहा है अगर अब यहाँ पर देखें ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसको आप डिनोट करें A11 A12 A21 A22 उसकी एंट्रीज को, तो फिर आपको क्या कह रहा है आगे देखें, देन द टू इक्वेशंस इन वन टेक डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट उसका क्या बनेगा, A11 A12 A21 22, तो ये बनेगा A11 मल्टीप्लाई बाय A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई बाय A21। ये आपको पता है डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है। आगे देखें वो इसको एक डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं, आगे डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं साथ। अब आगे देखें जरा यहाँ पर कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मींस पता क्या होता है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A11 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A22 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A12 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम जाएंगे आगे, नेक्स्ट हमारा जो मेन टास्क है ये देखें जरा, इसको रीड करें। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द माइनर ऑफ एंट्री ए आई जे इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे एंड इज डिफाइंड टू बी द डिटरमिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स दैट रिमेन्स आफ्टर द ith रो एंड jth कॉलम आर डिलीटेड फ्रॉम ए। कह रहा है जो माइनर है ना ए आई जे, हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे उसकी कोई एंट्री है, ए आई जे ith रो और jth कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिर आप क्या करेंगे इसमें ए आई जे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ना, इसमें अगर मेरे पास फर्ज किया एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका मैं माइनर का आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। 4 5 6 7 8 9। अब देखें आप, अब आपने क्या करना है इसको, तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखें, माइनर ऑफ ए आई जे डिनोटेड बाय एम आई जे। अब एम आई जे की हम बात करें, हमने माइनर निकालना है। अब फर्ज किया आई हमारे पास क्या है 1 है और जे भी 1 है, तो M11 माइनर हमने निकालना है। M11 का मतलब ये है कि पहली रो पहले कॉलम में वो एलिमेंट पड़ा होगा। ये पहली रो पहले कॉलम में जरा आप देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 है, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हम डिलीट कर देंगे और जो मैट्रिक्स हमारे पास बचेगा वो क्या है 5 6 8 9, उसका आप क्या ले लेंगे डिटरमिनेंट लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास M12 आ जाए M12, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे जी फर्स्ट रो 1 का मतलब ith रो है ना, 1 जो डिनोट करे रो को, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, तो 4 6 7 9 4 6 7 9। ठीक है, तो 4 6 7 9 फिर वो हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका आप क्या ले लेंगे माइनर। तो माइनर में एक्चुअली हम यही करते हैं, देखें आप देखेंगे उसकी कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम को डिलीट करेंगे, जो मैट्रिक्स बचेगा उसका क्या ले लेंगे डिटरमिनेंट लेंगे। आगे क्या कह रहा था, आगे देखें जरा, द नंबर -1 raised to power I plus j into mij is denoted by cij and is called the cofactor of the entry aij। अब कह रहे जो हमारे पास नंबर है ना -1 raised to power I plus j mij, इसको डिनोट करते हैं हम cij। इसको हम क्या, इसको क्या cij का क्या मतलब है, देखें cij का मतलब है कि ये हमारे पास क्या हुआ कोफैक्टर कहलाता है एंट्री aij का। इसका फार्मूला क्या लिखा है, -1 की पावर I प्लस j MIJ। देखें इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ सोल्व करने का। CIJ दिया होगा ना, आप क्या करेंगे -1 की पावर में वही I प्लस जे यानी कि I और J को ऐड कर देंगे, साथ MIJ माइनर जैसे मैंने आपको निकालने सिखाया वो निकालेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके पास C11 हो या C1, चले C11 कर लेते हैं, तो फिर आप लिखेंगे इसको -1 की पावर, आप देखें यहाँ I भी 1 है J भी 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1
आगे M11, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसकी ज़रा एग्जांपल देखें आगे नेक्स्ट में, वो क्या कह रहा है, फाइंडिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, इससे पहले जरा ये एक चीज देखें ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ये भी आपको पता होना चाहिए। कह रहा है द टर्म डिटर्मिनेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्राइडरिच गॉस in 1801 who used them to determine properties of certain kinds of functions। वो कह रहा है कि उसने क्या किया, जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्राइडरिच गॉस ने 1801 में क्या किया था, इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, अब इसमें देखें वो क्या कह रहा है कि उसने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, उसने प्रॉपर्टीज डिटरमाइन की थी इसकी हेल्प से मुख्तलिफ फंक्शंस की। अब यहाँ पर अच्छा खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये क्या था, मैट्रिक्स दिया हुआ है A 3/3 का। अब इसकी माइनर एंट्री A11 क्या होगी, A11 मतलब, अच्छा ये A11 क्या करते हैं, पोजीशंस को जाहिर करते हैं। A11 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, पहली रो पहले कॉलम में 3 पड़ा हुआ है। इसकी माइनर एंट्री M11 से जाहिर करेंगे उसको। M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, जैसे यहाँ पर इसने किया भी हुआ है, ठीक है। डिलीट करेंगे, बाकी जो टर्म्स रिमेनिंग होंगे आपके पास 5 6 4 8, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जवाब आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। सिमिलरली द कोफैक्टर ऑफ A11 इज, अब इसका कोफैक्टर आप देखें A11 का, इसका कोफैक्टर वैसे ही करेंगे, C11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर -1 + 1, आगे M11। फिर आगे देखिए यहाँ पर M1, ये हमारे पास क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 2 होती है, तो फिर आप क्या करेंगे, -1 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर वो +1 हो जाएगा, तो आगे M11 आ जाएगा, वो माइनर फाइंड करेंगे, वो भी जवाब 16 आ जाएगा। अब फर्ज किया अगर आपके पास आपने फाइंड करना हो C31, फर्ज किया ये कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर, या आप कर लें 3 2 करना हो, फर्ज किया तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32। इसको जरा सॉल्व करते हैं इसी मैट्रिक्स A से, विद द हेल्प ऑफ दिस A मैट्रिक्स। इसी A मैट्रिक्स का जरा C32 निकालें ना कोफैक्टर। C32 का मतलब 3 हमारे पास क्या है, रो है, थर्ड रो है, और सेकंड क्या है, कॉलम है। थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें। अब जो मैट्रिक्स आपके पास बचेगा वो ये होगा। तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, -1 की पावर 3 + 2 क्या होती है, -1 की पावर 5, जो कि -1 ही रह जाएगा क्योंकि ओड है ना पावर, तो -1 ही रहेगा, प्लस में चेंज नहीं होगा, पावर ओड है। 3 + 2 5 होता है। आगे M32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या करेंगे, डिलीट, जो भी आपको बताया। फिर बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा वो क्या बचेगा, 3 -4, ये इस तरह 3 -4 और 2 6, इसको क्या करें आप आपस में मल्टीप्लाई। अब डिटर्मिनेंट लें, -1 बाहर वैसे का वैसे रहेगा। आप डिटर्मिनेंट जब लेंगे ना मैट्रिक्स का, वो क्या बनेगा हमारे पास, 3 × 6 18 माइनस, फिर -4 × 2, ये क्या बनेगा, -- +4 × 2 8, तो 18 + 8 बन जाएगा आपके पास। तो ये बनेगा -1 × 18 + 8 क्या होता है हमारे पास, 26। अब ये -1 × 26 बनेगा -26। तो ये याद रखना है कोफैक्टर्स में, यानी कि कोफैक्टर्स के लिए हमें माइनर्स का समझना लाजमी है, ठीक है। और साथ ही -1 की पावर जो I + J वाला फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप M13 भी निकाल सकते हैं, M12 M33। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊँ, जब आप लेते हैं ना एडजॉइंट 3/3 मैट्रिक्स का, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के कोफैक्टर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे C11 C12 एडजॉइंट का फार्मूला होता है, वहाँ पे C13, फिर C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस तरह होता है। अच्छा, 2/2 का मैंने अभी एडजॉइंट आपको बताया कि उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन रिप्लेस करते हैं और नॉन डायगोनल की एंट्रीज चेंज करते हैं। आपको एक मैट्रिक्स उठाएं, उसका एक तो वो डायरेक्ट फार्मूले से उसका एडजॉइंट है, जो भी मैंने आपको बताया कि डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन रिप्लेस करते हैं, बाकी के साइंस चेंज कर दें। लेकिन और उसपे भी एक ये वाला फार्मूला लगाइएगा, अप्लाई करके देखिएगा। C11 कोफैक्टर्स हैं ये, C12 फिर C21 C22। जरा ये फार्मूला, ये आपके असाइनमेंट में छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपने ना इस फार्मूले से उसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पिक करना है आपने। लास्ट में जो एग्जाम्पल हमने की है उसका क्या करना है, आपने एडजॉइंट फाइंड करना है 2/2 मैट्रिक्स का,
कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स ले लें, उसका एडजॉइंट उसको डायरेक्ट फार्मूला से भी इस्तेमाल करें, सॉरी फाइंड करें, और इससे भी फाइंड करें कोफैक्टर्स वाले फार्मूले से। तो आपको ये बात पता चलेगी कि जवाब दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि ये उसमें भी अप्लाई होता है, लेकिन हम उस पर करते क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये हमारा डायरेक्ट जब मेथड है तो हम क्यों करें उसको। लेकिन आप इसको करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।